उपचुनाव में 2023 की झलक, कांग्रेस में बड़ी सेंधमारी का डर, कांग्रेसियों को भा रहा फूल छाप, जीत के बनेंगे मददगार। ये दो चेहरे बीजेपी के लिए नए ही कहे जाएंगे, क्योंकि जौबट प्रत्याशी सुलोचना रावत पहले कांग्रेस में थी। बात करें पृथ्वीपुर कैंडिडेट की, तो शिशुपाल यादव का नाता समाजवादी पार्टी से रह चुका है। यानी इस उपचुनाव में 4 में से 2 बीजेपी प्रत्याशी बाहरी हैं। तो इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। एक तो इसे क्षेत्रीय समीकरण को मजबूत करने की रणनीति से जोड़ा जा रहा है, तो दूसरा इसे 2023 का ट्रेलर भी कहा जा रहा है। नहीं, कांग्रेस को हम लोग मुक्त थोड़ी कर रहे हैं, कांग्रेस स्वयं मुक्त हो जा रही है, उनके लोग मुक्त कर रहे हैं और देश की जनता मुक्त कर रही है। हम लोगों के करने से थोड़ी जनता मुक्त कर रही है। सही बात है कि कांग्रेस मुक्त धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में जिस प्रकार से आज राज्यों की स्थिति देखें तो गिने चुने 1-2 राज्यों में कांग्रेस नजर आती है। अब उनको भी पता है कि कांग्रेस मुक्त, जो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इस कांग्रेस से मुक्त हो जाना चाहिए, इसको समाप्त कर देना चाहिए, वो बात महात्मा गांधी जी की बात आज मोदी जी उसको बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं, जिससे भारत से कांग्रेस मुक्त हो रही है। मध्य प्रदेश में चूंकि मुकाबला 2 दलों के बीच ही होता है, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए ये चिंता बढ़ाने वाली बात भी हो सकती है, क्योंकि सिंधिया जैसे नेता अपने दल बल के साथ बीजेपी में जा चुके हैं। लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस से जाने का सिलसिला जारी है। कुछ ऐसे भी हैं जिनकी नाराजगी से कयास लगे कि वो बीजेपी में जा सकते हैं। जैसे खंडवा लोकसभा सीट को लेकर कहा गया कि अरुण यादव खफा है। हालांकि उन्होंने बीजेपी में जाने की बात को सिरे से खारिज भी किया, बीजेपी को कोसा भी। कुछ ऐसी ही अटकलें अजय सिंह और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की मुलाकात को लेकर लग रही हैं। हालांकि इसका भी खंडन हो चुका है। पहले तो बीजेपी को हम मुक्त कर देंगे, इससे चारों सीट से कांग्रेस जीतेगी, और जब ये चारों सीट कांग्रेस जीत जाएगी तो मान के चलिए शासन प्रशासन में ये शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार, इसकी चूल्हे हिल जाने वाली है। और 2023 में जिस तरह से ये डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ा रहे हैं, तो ये 200 डीजल के बाद कांग्रेस की सीटें आएंगी 200 प्लस कमलनाथ जी के नेतृत्व में, और मध्य प्रदेश को हम बीजेपी मुक्त कर देंगे। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस मुक्त नारे को बुलंद ही नहीं कर रही, बल्कि उसे जमीनी रूप भी दे रही है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि महामारी, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे से बीजेपी परेशान नहीं है। तो क्या कांग्रेस में सेंधमारी ही जीत का नेक्स्ट प्लान है, और क्या उपचुनाव में इसका ट्रायल हो रहा है? नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और हमारा आज का मुद्दा है बीजेपी का नेक्स्ट प्लान। उपचुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस खेमे में जो हलचल पैदा की है, वो सिलसिला क्या आने वाले विधानसभा चुनाव यानी साल 2023 में मध्य प्रदेश में दिखाई देगा? एक सवाल ये भी है, क्योंकि कांग्रेस में नाराजगी की संख्या बढ़ रही है। ऐसे नेताओं की, ऐसे कार्यकर्ताओं की जो पार्टी से नाराज हो रहे हैं, अपने नेता से नाराज हो रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी उन नाराज नेताओं को जो पहले कांग्रेस में थे, वो उन्हें अपनाने के लिए तैयार बैठी है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर उपचुनाव में ये दांव जीत दिलाने में बीजेपी को कारगर होता है, तो क्या इसे बीजेपी आगे आजमाएगी, आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में आजमाएगी? कुछ इन्हीं सवालों के आसपास हम संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। मिलिए खास मेहमानों से जो आज की इस डिबेट में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश केशवानी जी शामिल हो रहे हैं, बहुत स्वागत है दुर्गेश जी। अजय सिंह यादव जी, कांग्रेस प्रवक्ता, बहुत स्वागत है आपका अजय जी। और सुशील शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत है। अब चूंकि सवाल कांग्रेस के उस खेमे से खड़े हो रहे हैं, कांग्रेस के उस पार्टी के उन नेताओं से, कार्यकर्ताओं को लेकर खड़े हो रहे हैं जो नाराज हो रहे हैं। पहला सवाल कि नाराजगी हो क्यों रही है? क्या कारण होता है कि लगातार थोड़े दिन बाद खबरें आती है कि फलाना नेता, फलाना कार्यकर्ता, इतनी संख्या में कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो गए? इसके पीछे पार्टी के बड़े नेता या मध्य प्रदेश के वो नेता क्या मंथन कर रहे हैं? इसी पर हम सवाल, सबसे पहले अजय जी, मेरा आपसे बड़ा सीधा सा सवाल है। अभी इन 4 सीटों के उपचुनाव में हम देखें तो हम ये देख रहे हैं कि 4 में से 2 ऐसे प्रत्याशी हैं बीजेपी के जिन्हें सीधे सीधे हम बाहरी कह सकते हैं। एक तो रावत, सुलोचना रावत, और दूसरा पृथ्वीपुर से शिशुपाल यादव। दोनों बाहरी है। शिशुपाल पहले समाजवादी में थे, सुलोचना रावत पहले कांग्रेस में थी। खबरें यह है कि बीजेपी अब एक नए टारगेट की तरह इसे देख रही है। कांग्रेस में सेंधमारी का डर सता रहा है। आपकी पार्टी इसको लेकर क्या मंथन कर रही है? क्योंकि सिलसिला सिंधिया साहब से जो शुरू हुआ, उसके बाद कई नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए।
क्या इसके लिए तैयारी कर रही है कि नेता या कार्यकर्ता रूठे भी ना, पार्टी में रहें, जीत की तरफ पार्टी आगे बढ़े? देखिए दीपक जी, कांग्रेस पार्टी एक व्यक्तियों से नहीं, एक विचारधारा है। कांग्रेस की विचारधारा देश के प्रत्येक गांव तक और प्रत्येक मोहल्ले तक पहुंची हुई विचारधारा है। ये व्यक्तियों के आने जाने से कांग्रेस की विचारधारा पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है, जो अपने रीति नीति कार्यकर्ता कैडर की बात करते थे और उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर ऐसे लोगों को थोप दिया जाता है जो 30-40 सालों से भारतीय जनता पार्टी की आलोचना कर रहे थे और भाजपा के स्थानीय नेता कार्यकर्ता उन्हीं के खिलाफ रण छेड़े हुए थे। मुझे बताइए, सुलोचना जी 5 चुनाव कांग्रेस से लड़ी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार 50 साल से उनका परिवार उस क्षेत्र में था। स्वयं सुलोचना जी मंत्री रहीं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के खिलाफ ही रही होंगी जब चुनाव लड़ती रही होंगी, और भाजपा के स्थानीय नेता कार्यकर्ता उनके खिलाफ झंडा उठा के घूमते रहे होंगे। आज वही सुलोचना जी उनके ऊपर थोप दी गई। तो ये भारतीय जनता पार्टी का दिवालियापन था कि जिनके पास उम्मीदवार नहीं थे। दल बदल से फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको उदाहरण बताता हूं, छत्तीसगढ़ में हमारे एक बड़े नेता अजीत जोगी ने कांग्रेस छोड़ी, मुख्यमंत्री रहे, कहा जाता था सबसे बड़े नेता है। उनके जाने के बाद कांग्रेस ने 70 सीटें जीती छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश में भी हाल के चुनाव में, आखिरी चुनाव दमोह हुआ था, भारतीय जनता पार्टी स्वयं कहती है कि उनके बड़े नेता जयंत मलैया की नाराजगी उन्हें भारी पड़ी। तो कांग्रेस पार्टी से लाए हुए नेता की वजह से भाजपा का खुद का कुनबा टूट गया और परिणाम निकला कि कांग्रेस 18-20 हजार वोटों से जीती। और जनता में भी एक ऐसी सीट जो भाजपा 80-90 के दशक में जीत रही थी, जब प्रदेश में 20-25 सीटें जीतती थी, उन सीटों को हारना पड़ रहा है। तो विचारधारा का दिवालियापन है। मध्य प्रदेश में ये 2 सीटें छोड़िए, 28 उपचुनाव और ये मिलाकर लगभग 30 उम्मीदवार आयतित हो गए। तो लगभग 13-14% जनप्रतिनिधि आपने कांग्रेस से लाके थोप दिए। तो आपके वो देव दुर्लभ कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं? देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं के लिए भाजपा में जगह बचेगी या केवल दल बदलुओं को, जो उनके खिलाफ लड़ रहे थे, उन्हीं को थोप दिया जाएगा और उन्हें ही नेता मानना पड़ेगा? ये भाजपा के लिए चिंता का विषय है। चलिए, अजय जी बड़ी दमदारी से बात को नकार रहे हैं कि साहब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कौन सा नेता आ रहा है कौन सा जा रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं को मैं ये भी कहते हुए देखता हूं अक्सर कि इन 4 सीटों में जो दमोह उपचुनाव में हमने देखा, जो फॉर्मूला कांग्रेस पार्टी ने आजमाया था, कुछ उसी पैटर्न पर, उसी फॉर्मूले की तर्ज पर हम आगे बढ़ रहे हैं और इसीलिए कांग्रेस के तमाम बड़े नेता 4 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं। बहरहाल वापस विषय पर लौटते हैं। दुर्गेश जी, आपसे मेरा सवाल, क्योंकि हमने देखा जब सिंधिया खेमे के कुछ समर्थक, जो अभी तो मंत्री भी हैं, सिंधिया समर्थक, वो नेता जो पहले तो कांग्रेस में थे लेकिन जब पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए, शिवराज कैबिनेट में उनमें से कई समर्थकों को जगह भी मिली, कैबिनेट में आज मंत्री भी हैं। इन 4 सीटों में हम देख रहे हैं 2 जो बाहरी बीजेपी के प्रत्याशी हैं, सुलोचना रावत और शिशुपाल यादव। क्या आपकी पार्टी एक ट्रायल कर रही है आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले? देखिए दीपक जी, कहीं कोई ट्रायल नहीं किया जा रहा है। शिशुपाल जी निश्चित रूप से 2018 में उन्होंने भाजपा ज्वाइन की थी और सुलोचना रावत जी के लिए जो इन्होंने हमारे कांग्रेस के साथी ने कहा कि जो महिला उनको मंत्री थी उस समय पे कांग्रेस के टाइम पे, और 50 साल का उनका राजनीतिक कैरियर है। अगर 50 साल के राजनीतिक कैरियर होने के बाद भी अगर कार्यकर्ता का दम घुटता है तो ये चिंता का विषय है कांग्रेस के लिए। मेरे मित्र भाजपा कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं, सब बातें कर रहे हैं, ये मतलब जो राजनीति में इनको करनी चाहिए वो सब बातें करके, सब बातों का सहारा लेके ये बात कर रहे हैं। मेरा सिर्फ एक छोटा सा आग्रह है कि जितना ध्यान ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे, जितना ध्यान ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे, जितना ये ध्यान भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों पे, इन पे दे रहे हैं, उतना अगर थोड़ा सा भी, जो 12-13% की बात कर रहे थे ये, अगर 12-13% ही अगर ये कांग्रेस पे ध्यान दे देंगे तो इनके कार्यकर्ताओं का भला होगा। जिस प्रदेश में एक अनुभवहीन मुख्यमंत्री 15 महीने के ही कार्यकाल में आपने देखा कि उनके ही बोझ तले, जो न कार्यकर्ताओं से मिलते थे, न उनके नेताओं से मिलते थे, न उनके विधायकों से मिलते थे, न मंत्रियों से मिलते थे, सिर्फ अगर मिलते थे तो माफिया, दलाल और ऐसे किस्म के लोग, इनके ही मंत्रियों की आपके पास बाइट्स अवेलेबल हैं। उन्होंने मीडिया के समक्ष आके ऐसी बातें कही है। इन नटशेल में अगर अपन बातें करें दीपक जी,
तो जो हाल मध्य प्रदेश में है वही देश में है। कांग्रेस के पास न नेता है, न नीति है, न नीयत है। आज ये सिर्फ भाजपा की बातें करके ही चुनाव में, अरे आप कौन से विकास की बात, आपने 15 महीने का कार्यकाल था, उसको लेकर जनता के बीच में जाना चाहिए था। पूरे चुनाव में देख लीजिए आप, कहीं पे इन्होंने विकास की बात नहीं की होगी। इनको कभी स्मृति ईरानी जैसे वरिष्ठ नेताओं पे टीका टिप्पणी करके, कभी किसी चीज पे नेताओं पे टिप्पणी करके, इसी से ही पूरा चुनाव को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जो माननीय मोदी जी का मूल मंत्र है, उसको लेकर हम जनता के बीच में हैं। जन कल्याण की योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच में। ये सिर्फ और सिर्फ आरोप भर लगाने से इसने ये नहीं किया। अरे भैया, जनता के दुख में, जनता की तकलीफ में, जनता के दर्द में अगर आप उनके साथ नहीं खड़े रहोगे तो उसको जनता अच्छा नहीं मानती। आप क्यों नहीं कोविड कोरोना काल की बातें करके जनता के पास आप सिर्फ और सिर्फ एक सिक्के का एक पहलू जो आपके पक्ष का उसकी बात करते हैं। आपने क्यों नहीं कभी ये बात कही कि कोरोना के काल में हम जनता की सेवा करने के लिए जनता के साथ थे। और हमने तो, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने तो यह तक आह्वान कर दिया था, दीपक जी, प्रत्येक कार्यकर्ता जनता की सेवा करेगा। जो प्रवासी यहां से गुजरेंगे उसके भोजन की, उसके चरण पादुकाओं की तक व्यवस्था हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने की। हम जनता के बीच में एक वो संकल्प लेके गए कि हाँ, अगर हम जनता की सेवा करने का हम में मादा है, चाहे कितनी ही कोरोना में आदमी के रिश्तेदारों ने उसको अपनों को छोड़ दिया होगा, पर हमारे नेता पीपी की किट पहन के भी उस आईसीयू के अंदर उनको ढांढस बनाने गए, उनके साथ खड़े रहने गए। तो ये जनसेवा का बात है। जनसेवा अगर कोई कर रहा है, उसके बाद ये मीन में निकालने कि आपके यहाँ ऐसा नहीं कर रहे हैं, अरे वैसा, अरे भैया, आपकी खुद की पार्टी है, आप उसकी तो चिंता करो। आज क्यों इतने बड़े बड़े नेता आपको छोड़ के जा रहे हैं? क्यों ये डूबते हुए जहाज को हर आदमी छोड़ना चाहता है? गंभीर सवाल दुर्गेश जी उठा रहे हैं, दमदारी से अपनी बात की है, ठीक है, लेकिन जनता से पहले अजय जी बात वही आ जाती है, फिर क्या कारण रहता है कि आपकी पार्टी के नेता उपेक्षित महसूस करते हैं और फिर दल बदल देते हैं? दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी में इतने कार्यकर्ता थे कि उम्मीद, विश्व का सबसे बड़ा दल है। आप बातों को बिल्कुल सही करके बताइए अजयपाल जी, बिल्कुल सही बताइए। बहुत विश्व का सबसे बड़ा दल है। दुर्गेश जी, संयम से सुनना भी सीखिए। इतनी सुना मैंने आपकी बात, मैं आपको सुन रहा था। अब मुझे, अब मैं जवाब दूं कि और बोलना है तो आप बोल लीजिए, मैं और चुप हो जाता हूं। बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में इतने कार्यकर्ता थे कि उम्मीदवार तक नहीं मिल पाए। अगर 2 दिन पहले सुलोचना रावत ने भाजपा ज्वाइन नहीं की होती तो भाजपा के पास तो उम्मीदवार भी नहीं था। सुलोचना जी को सर्वे में टिकट नहीं मिला, कांग्रेस पार्टी के सर्वे में उनका नाम नहीं आया, उनने पार्टी छोड़ दी। भारतीय जनता पार्टी का दिवालियापन दिखाई दे रहा है ना। आप अनुभवहीन कह रहे हैं कमलनाथ जी को। 42 साल का राजनीतिक अनुभव, 15 साल केंद्र में मंत्री, आपके अध्यक्ष का राजनीतिक अनुभव कमलनाथ जी ने बताया था ना खंडवा में कि कितना अनुभव है उनका राजनीति में। इसलिए झूठ बोलने से तथ्य नहीं, झूठ बोलने से तथ्य नहीं बदल जाएगा। दूसरी बात, विकास कर दिया मध्य प्रदेश, दूसरी बात कोरोना की बात। अरे दुर्गेश जी, अरे ये दुर्गेश जी, आपका बौखलाहट बहुत ज्यादा है। दुर्गेश जी कोरोना की बात करते हैं। आपको अगर लग रहा है तो आप बातें कर बताइए ना। दुर्गेश जी, बौखलाहट है। मेरे बात जवाब दीजिएगा, मैं फिर सुनूंगा आपको संयम से। दूसरी बात, कोरोना की बात कर रहे हैं। ये 4 उपचुनाव हो क्यों रहे हैं? क्योंकि 4 जनप्रतिनिधियों को कोरोना में इलाज नहीं मिल पाया। 2.5 लाख जनता की मौत हुई मध्य प्रदेश में। इसके लिए जिम्मेदार आप हैं और आप इसका श्रेय ले रहे हैं, तो ले लीजिए श्रेय कि 2.5 लाख लोगों को हमने मरवा दिया, उनका इलाज नहीं दे पाए। ऐसा श्रेय कांग्रेस पार्टी को नहीं चाहिए। कोरोना में आपकी असफलता गली गली, घर घर तक पहुंची। किस तरह से ऑक्सीजन, इलाज के अभाव में लोगों की मौत हुई, क्या जनता भूल गई है? 4 उपचुनाव में आपको जनता सबक सिखाएगी। और उपलब्धियों की बात करते हैं, उपलब्धियों की बात करते हैं। ये अजय जी, अधिकृत आंकड़े आप दे रहे हैं। देखिए, ये आंकड़े शमशान घाट के और बड़े बड़े समाचार पत्रों के हैं और जनसंख्या के आंकड़े हैं। जिस तरह से 1 साल के अंदर जनसंख्या में कमी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के झूठ बोलने से तथ्य नहीं बदल जाएंगे। क्या आपने नहीं देखे ऑक्सीजन की कमी से तड़पते हुए लोग, अस्पतालों में जगह नहीं है, ये आपने नहीं देखे? और 4 जनप्रतिनिधियों की मौत क्या कोरोना से नहीं हुई है? आप बता दीजिए नंदू भैया, कैसे मौत के घाट पहुंच गए? बताइए। हुई है निश्चित ही, लेकिन तो इसके लिए फिर कौन जिम्मेदार है? आप बताइए फिर कोरोना की बात आपने करी, आप बताइए फिर कोरोना का श्रेय आप ले रहे हैं। मैं बता रहा हूं, बिल्कुल बता रहा हूं।
ये सिर्फ और सिर्फ झूठ और आरोप लगाने का काम अरे है। नंदू भैया की मौत कैसे हुई बताइए, कौन सी बीमारी से मौत हुई? आपके नेता है, मुझे ये बताइए नंदू भैया की मौत कैसे हुई? जुगल किशोर बागरी जी की मौत कैसे हुई? आप मुझे इतना बता दीजिए, उसके बाद में जाऊंगा। मुझे बताइए नंदू भैया की मौत कैसे हुई? नंदू भैया की मौत का कारण क्या है? मुझे बताइए, जनता को छोड़िए। ये 2.5 लाख की बात कर रहे हैं, क्या कमलनाथ जी का अनुभव उन अग्रवाल जी से पूछ के आया इन मौतों का आंकड़ा? अरे मुझे तो नंदू भैया का बता दीजिए, आपके नेता है, जिनसे कमलनाथ जी आपके नेता है नंदू भैया। मृतक श्री नंदू अग्रवाल भैया जी की मौत कैसे हुई? मृतक श्री अग्रवाल जी चलिए नंदू भैया की मौत आप कैसे दोनों हुई? मेहमानों के पास कोरोना से हुई, कोरोना से हुई, कोरोना से हुई। तो आपकी सरकार में मौत हुई, आपके सांसद की, आपके विधायक की मौत हुई, 2.5 लाख जनता की मौत हुई। तो ये आपकी सफलता है, पूरा विश्व ये आपकी सफलता है जिसका आपको श्रेय चाहिए। चलिए, बहुत विषय से बहुत ज्यादा आपको श्रेय चाहिए, आपको मौतों का श्रेय समझ नहीं चाहिए। आएगा। दुर्गेश जी, अजय जी, कुछ समझ नहीं आएगा, बहुत अलग इतर विषय से हम निकल गए। अधिकृत आंकड़ों पर हम बात करें तो बहुत ठीक होगा। दीपक जी संक्षिप्त में दुर्गेश जी, मुझे सुशील जी की ये टिप्पणी निश्चित लेना। रूप से ये बताएं कि ये अनुभव इनके पास कमलनाथ जी कहां से लेकर अरे आए? तो क्या कोरोना अग्रवाल की जी मौतों का जो- श्रेय हम दे रहे हैं ना जो आपको। दमों में आप अग्रवाल कह रहे हैं कि जी कोरोना का हमें श्रेय चाहिए, तो कोरोना में 2.5 लाख मौतों का श्रेय आपको जाता है। पूरा का पूरा श्रेय आपका, झूठ पे राजनीति पूरा करना श्रेय चाहते आपका। अभी 2.5 लाख बताइए, मौतों आगे का, बढ़ाऊंगा, मैं 2.5 लाख समय मौतों बहुत का है। श्रेय एक आपका। कटिंग बताइए आप मैं यहाँ पे। आऊंगा, समय एक बहुत कटिंग है। बताइए यहाँ पे। चलिए मैं आपके पास आऊंगा। दोनों हमारे राजनीतिक मेहमान एक दूसरे पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हम सब्जेक्ट से भटक रहे हैं, विषय से भटक रहे हैं। सुशील जी, गर्मा गर्म बहस के बाद अब मैं आपके पास आ रहा हूं। हमारा विषय तो बस यही है कि जो बीजेपी ने 2 कैंडिडेट्स को टिकट दी है, क्या इसे एक प्रयोग के तौर पे, एक ट्रायल के तौर पे बीजेपी देख रही है, या फिर एक क्षेत्रीय समीकरण बीजेपी उन सीटों पर, परंपरागत कांग्रेस की उन सीटों पर मजबूत करना चाहती? विषय ये है, आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए दीपक जी, दल बदल का सिलसिला ये कोई नया नहीं है। इसके पहले भी दल बदल होता रहा है। वो 2013 के चुनाव में भी हुआ था, 2008 के चुनाव में भी हुआ था। कांग्रेस के लोग बीजेपी में जाते हैं, फिर बीजेपी में निराश होकर वापस घर वापसी भी करते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि जब आप बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश इस स्टेट में जहाँ पर आपका खुद का बहुत बड़ा कुनबा है, कार्यकर्ताओं की भीड़ है, वहाँ पर आप ऐसे आयातित नेताओं को लेंगे तो वो कार्यकर्ता में कसमसाहट बढ़ेगी। एक तरफ भाजपा वंशवाद के आधार पर टिकट नहीं देना चाहती, इस सिद्धांत पे का वो पालन सख्ती से कर रहे हैं। मैसेज यही देना है कि किसी परिवार का किसी भी क्षेत्र पर एकाधिकार नहीं रहेगा, आम कार्यकर्ता को मौका मिलना चाहिए। तो फिर ये लाइन आयातित नेताओं पर क्यों नहीं लागू होती? क्योंकि भाजपा सिर्फ जीत की ही राजनीति कर रही है, इस कारण वो दल बदल कर लेती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि देखिए, जो 29 में से जो 26 लोग गए थे, उनका तो वहाँ पर संरक्षक भी है, जो 26 लोग। लेकिन ये लोग जो जा रहे हैं, इनका संरक्षक वहाँ कौन बनेगा? हमने कई ऐसे भाजपा में शामिल हुए नेताओं को देखा। संजय शर्मा जो विधायक थे, कांग्रेस से बीजेपी में गए थे, पिछले चुनाव में वापस चले गए। ऐसे बहुत सारे नाम हैं। जो महत्वाकांक्षा है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा में जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये दल बदल शुरू होता है। देखिए, अंत कभी तो आपको अपनी महत्वाकांक्षा को या तो आप विराम देंगे या राजनीतिक दल विराम देगा। मुरलीधर राव जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, वो ये कह गए हैं कि 4-5 बार के विधायक जो है उम्मीद ना करें। तो ये एक वो लाइन खींची जा रही है। तो क्या इसके बाद कसमसाहट नहीं होगी भाजपा में? क्योंकि अभी चुनाव का मौसम नहीं है, लेकिन आप देखिएगा 2023 में अगर यही लाइन को फॉलो बीजेपी ने किया जी, तो फिर वैसी ही भगदड़ टाइप की जो है बीजेपी भी मचेगी। एक छोटी सी चीज सुशील जी, एक इस पर भी मैं टिप्पणी चाहूंगा। मैं जिस तरह देखता हूं, शिवराज सिंह चौहान जब मंच पर होते हैं इन दिनों चुनावी सभा में, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी बातों, उनके बयानों को मैं दिन भर सुनता हूं। दूसरी तरफ कमलनाथ की भी बातों को हम सुन रहे हैं। दोनों नेता ने अभी बीते दिनों, आपको भी पता होगा, एक दूसरे को एक तरह से चैलेंज दिया था। शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ के 15 महीने का कार्यकाल का हिसाब किताब पूछा। कमलनाथ ने भी बड़ी दिलेरी से कह दिया कि आ जाइए साहब, एक मंच पे आ जाइए, बिल्कुल आपसे मैं बात करने को, हिसाब किताब देने को तैयार हूं। बहरहाल ये पूरा जो चुनाव है हम देख रहे हैं, कांग्रेस कई सारे मुद्दों को भी उठा रही है।
चाहे वो कोरोना काल जैसी बात हो, बेरोजगारी का मसला हो, कई मुद्दे हो, लेकिन बीजेपी इन तमाम मुद्दों से शायद या तो चिंतित नहीं है या बीजेपी के लिए मुद्दे इतने महत्वपूर्ण नहीं है। बीजेपी पूरी आश्वासित है, क्योंकि सत्ता परिवर्तन तो होना नहीं है, लेकिन पूरा आश्वासित है बीजेपी की दबदबा इन चारों सीटों पर हमारा होने जा रहा है। ये एक फैक्टर आप कैसे देख रहे हैं, कांग्रेस के एक तरफ मुद्दों को उठाना और बीजेपी के नेताओं का, बीजेपी के बयानों का एक तरफ बॉडी लैंग्वेज? नहीं, पहली बात तो है कि बीजेपी चाहे 1 सीट का चुनाव हो, चाहे 4 सीटों पे हो, चाहे 40 सीटों पे हो, बहुत गंभीरता से, बहुत पूरी ताकत के साथ, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो पूरी मेहनत के साथ चुनाव लड़ते हैं। कई बार परिणाम नहीं आ पाते हैं, लेकिन जहाँ तक मुद्दों की बात करें, देखिए अभी दुर्गेश जी कोरोना काल की आपदा में तमाम अव्यवस्थाओं उन सबको भी जो है प्रबंधन के तौर पे श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बीजेपी का अपना एक तरीका है कि आप यदि असफल हुए हैं तो उसमें भी सफलता के जो अंश हैं वो आप कैसे निकाल सकते हैं, वो एक बहुत बड़ी बीजेपी की स्ट्रेटजी, और ये हर जगह बीजेपी करती है। कांग्रेस उन चीज़ों को उतनी मुखरता से रख नहीं पाती है, या रखती भी है तो जनता जो है उसको जो है मुझे लगता है विश्वास नहीं कर पाती। ये बहुत बड़ी कमजोरी है। जैसे अभी हाल ही में आप ले लीजिए, महंगाई का मुद्दा है, परिणाम जनता अभी 30 तारीख को बताएगी कि वो किसके साथ है नहीं है, लेकिन मुद्दा है। अब इस मुद्दे पे कांग्रेस वोट करवा पाती है कि नहीं, क्योंकि बीजेपी की अपनी अलग तरीका है, वो कैडर के साथ भी काम करती है, वो अन्य मुद्दों को भी उठाती है, वो उपलब्धियों को भी उठाती है, और वो विपक्ष की जो है असफलताओं को भी पूरे ताकत के साथ उठाती है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की ये कमजोरी लगातार बनी हुई है, वो अपने टारगेट को जो है फोकस नहीं कर पाते, और जनता उस टारगेट पर जो है विश्वास नहीं कर पाते। अजय जी, क्या लग रहा है, क्या टारगेट पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि देखिए अरुण यादव की मुझे याद आ रही है, 2 दिन पहले मुद्दा बहुत अच्छा उठाया पेट्रोल को लेकर। वो स्पष्ट कह रहे थे कि हमारे वक्त इतने दाम थे, तब महंगाई डायन थी और अब महंगाई अप्सरा हो गई। लेकिन उसी मुद्दे को बीजेपी ने किस तरह बुनाया, बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे को लपक लिया। अरुण यादव की मुश्किलें बढ़ गई, सुर्खियां हो गई, पूरे मीडिया में खबरें छा गई। क्या ये फैक्टर को या टॉपिक को कांग्रेस के नेता ठीक से नहीं पकड़ पा रहे? देखिए दीपक जी, महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जो अब कांग्रेस या भाजपा या किसी दल का मुद्दा नहीं रह गया है, आम आदमी का मुद्दा बन गया है। जिस तरह से 50-60 रुपए से चलता हुआ डीजल 100, 110, पेट्रोल 115, 20, रसोई गैस 1000 रुपये, तमाम तरह के तेल 100 से 200, सब्जियां 20-30 रुपये से 50-60-100 रुपये तक पहुंच गई हैं। तो आम आदमी का खुद का बजट हिल गया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के झूठ फरेब से कुछ नहीं होने वाला है। ये जनता के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा है, और भाजपा को जनता निश्चित ही सबक सिखाएगी। भाजपा के नेता प्रपंच करते हैं, कमलनाथ जी कहते हैं आ जाइए इसी मंच पर, हो जाएगा हिसाब, सो शिवराज सिंह चौहान भाग जाते हैं। हमारी 15 महीने की उपलब्धियां सबके सामने हैं, चाहे 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली का बिल, 27 लाख किसानों के कर्जा माफ, 1000 गौशालाएं, कन्यादान की राशि बढ़ाना, 51,000। भाजपा की 15 साल की झूठी बातें, और अभी 1.5 साल में क्या किया, हमारी योजनाएं भी बंद कर दी, और खुद के वचन पत्र में 1 लाख नौकरी देंगे। मैं कई बार गफलत में पड़ जाता हूं, क्योंकि देखिए हमारे कांग्रेस में तो आप इधर उधर की बातें करते हैं। कांग्रेस में तो कांग्रेस नेता जिस तरह से सवाल पूछते हैं या हिसाब मांगते हैं, मैं खुद व्यक्तिगत बतौर पत्रकार गफलत में पड़ जाता हूं, असमंजस में पड़ जाता हूं। एक तरफ बीजेपी सवाल पूछती है, अपने हिसाब कार्यकाल मांगती है। मैं तो आपके चैनल से निवेदन करता हूं कि आप कमलनाथ जी और शिवराज सिंह चौहान जी की चर्चा करवा दीजिए सामने, तो जनता के सामने आ जाएगा। हम तो चुनौती स्वीकार कर रहे हैं, पार्टी आश्वासित है। महंगाई, बेरोजगारी, महामारी जैसे मुद्दे जो शायद समय समय पर कांग्रेस उठा पा रही है, लेकिन टारगेट ठीक से बैठ नहीं पा रहा है। यही एक बड़ा कारण है, आपकी पार्टी बड़ी आश्वासित नजर आ रही है। देखिए, जैसा सुशील जी ने कहा, कांग्रेस के पास तो न तो नेता है, न नीति है, न नीयत है। अगर नेता और नीति और नियत नहीं है, ऐसा दुर्गेश जी, मैंने तो जो उन्होंने अपनी बात रखी, पास ना नेता है ना नियत है, ये मुझे तो नहीं सुनाई दिया दुर्गेश जी। उन्होंने आगे बढ़ाई, आप अपने नाम से कोट करिए, उनके नाम पे क्यों बोल रहे हैं? समय को डिबेट को तो जब उन्होंने जो कहा ही नहीं, तो फिर आप उस चीज को कह रहे हैं, और ये तो हास्यास्पद है। जैसे इन्होंने बताया कि हार जीत को लेकर जो बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक चुनाव गंभीरता से लड़ती है। हार जीत परिणाम हो सकते हैं, पर कोशिश करना जो हमारा काम है। माननीय शिवराज जी ये बातें कर रहे हैं कि 15 महीने के कार्यकाल में सिर्फ ट्विटर से प्रदेश चला है कांग्रेस ने, और उसके विपरीत हमारे माननीय शिवराज जी हमेशा ही विधानसभा में स्वीकार किया है। कमल पटेल ने ट्विटर पे हुआ था कि वही मैं बता रहा हूँ, वही किसान घूम रहे हैं जिनमें कमलनाथ जी ने जो कमलनाथ जी ने पत्र साइन करके उनको दिए थे, वो सब किसान डिफॉल्टर काउंट हो गए, वो डिफॉल्टर काउंट हो गए। कमल पटेल ने गलत जानकारी दी थी कोई हर किसान, वो जो 27 लाख की जो बातें कर रहे हैं, ये डिफॉल्टर हो गए। और ये बातें करने से कुछ
कुछ नहीं विधानसभा में। होगा। चलिए, ये आप सिर्फ एक बात तो स्वीकार करिए। अरे क्यों, जब क्या आपने कमल किया ही पटेल ने- नहीं, अरे कुछ नहीं कमल किया पटेल ने आपने, विधानसभा में आपने बोला है। किया होता हम तो अभी भी कह रहे हैं, एक भी किसान जितने 2 लाख का कर्जा माफ स्वीकार किया है। कमल पटेल के परिवार का भी हुआ है, कमल पटेल के परिवार का भी हुआ है। ये सब बातें करेंगे, तथ्यों इनके पास को कोई सही विषय नहीं है। चलिए, दीपक जी, अब इनके पास मैं- कोई अब विषय नहीं मैं है, ये इसलिए ये बातें नहीं करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस 15 लाख के वाली बाद पार्टी कांग्रेस नहीं है। को- 15 लाख के कांग्रेस को सपने मैं दिखाने चाहूंगा वाली। अजय जी, मध्य दुर्गेश प्रदेश जी, में। दुर्गेश जी, समय की कमी है, आप दोनों अपनी दमदारी से बातें रख रहे हैं, लेकिन देखिए विषय हमारा घूम फिर के वही था। कई बार हम भटक भी गए, हमारे अजय जी और दुर्गेश जी दोनों दमदारी से अपने दावे तो कर रहे हैं, लेकिन बात वही है, अगर बीजेपी इसे एक ट्रायल के तौर पे देख रही है, बीजेपी अगर चारों सीटें जीतती है तो निश्चित ही जनता के बीच एक मैसेज जाएगा। लेकिन पिछले दमोह चुनाव से जो जीत कांग्रेस पार्टी को मिली है, उससे पार्टी कॉन्फिडेंट है। इन सीटों के क्या परिणाम होंगे ये तो आने वाली 2 नवंबर को पता चल पाएगा, लेकिन दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है। नतीजे आने का बस इंतजार है, बाकी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सियासी समीकरण क्या कह रहे हैं ये आप बंसल न्यूज पर लगातार देख रहे हैं। तीनों मेहमानों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही।